हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में और भूगोल के विभिन्न उपागमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के उपागम कौन से हैं। तो भूगोल का उपागम पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि भूगोल में जो भी उपागम यूज किया जाता है तो ये उपागम शब्द क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। अप्रोच का अर्थ होता है तरीका या विधि, यानी भूगोल में हम जो अध्ययन करते हैं वो किस विधि से, किस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम उपागम कहते हैं। तो इस तरीके से जब हम भूगोल में किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, किसी भी तत्व का अध्ययन करते हैं, तो हम दो उपागमों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पहला है क्रमबद्ध उपागम, जिसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जिसको हम रीजनल अप्रोच भी कहते हैं। तो इस तरीके से भूगोल में जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, उसको हम दो उपागमों के माध्यम से, दो तरीकों से हम अध्ययन करते हैं। पहला क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। अब क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध उपागम दिया किसने था। तो भूगोल में सबसे पहले क्रमबद्ध उपागम की खोज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसको दिया था। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के थे, और इन्होंने ही सबसे पहले क्रमबद्ध उपागम की खोज की थी। उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल में क्रमबद्ध उपागम के माध्यम से अध्ययन शुरू किया था। क्रमबद्ध उपागम में किसी भी एक तत्व को लेकर और विभिन्न जो प्रदेश हैं उनमें इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कई सारे तत्व यहाँ दिए गए हैं। जैसे वनस्पति एक तत्व हो गया, एक तत्व पर्वत हो गया, जल और नदियाँ एक तत्व हो गया, एक तत्व हो गया उच्चावच, एक तत्व मिट्टी, खनिज, कृषि। इस तरीके से करके कई सारे यहाँ भौगोलिक तत्व दिए गए हैं, जिसमें से हम किसी भी एक तत्व को लेके और जब अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध उपागम। यानी किसी भी एक तत्व को लेके, जैसे हमने वनस्पति ली, तो वनस्पति लेके हम विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रदेश हैं, उसमें हम अलग अलग करके, एक एक करके हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। या उच्चावच अगर लेते हैं तो उच्चावच में भी जैसे पर्वतीय क्षेत्र लेते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उनका वितरण है। साउथ अमेरिका में कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनका वितरण कहाँ है। अफ्रीका में पर्वतीय क्षेत्र, इसी तरीके से यूरोप में, और इसी तरीके से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस तरीके से करके हम अलग अलग महाद्वीपों में या अलग अलग देशों में जब हम किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का, किसी भी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन जब करते हैं, तो उसको हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। यानी एक भौगोलिक तत्व को लेके हम अलग अलग प्रदेशों में क्रम से अध्ययन करते हैं, क्रम से अध्ययन करते जाते हैं, तो उसी को हम क्रमबद्ध उपागम या सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। यह विधि किसी भी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है। यानी कि वनस्पति को अगर जैसे हम लिए और विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में हम वनस्पतियों का जब अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम पूरे ग्लोब का अध्ययन, पूरे ग्लोब पे, हम पृथ्वी पे हम वनस्पतियों का अध्ययन कर लिए। या अगर हम मिट्टी लिए और अलग अलग देशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे करके हम पूरे विश्व का अध्ययन कर लेते हैं, पूरे विश्व में मिट्टी का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है, यानी इंटीग्रेटेड रूप, यानी एक बंधा हुआ, एक जुड़ा हुआ रूप प्रस्तुत करती है। ये विधि अक्सर करके राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। बहुत कम ही ऐसा, बहुत रेयर ऐसा होता है जब ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। अदरवाइज़ ये जनरली जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक तत्व का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। यानी जब भी किसी एक तत्व को लेके विश्व के विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध उपागम या सिस्टमेटिक अप्रोच। अगला है इसके, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं
कि किसी भी क्षेत्र जो भी भौगोलिक तत्व हैं उसमें हमने मिट्टी को लिया और भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें मिट्टियों का हम अध्ययन किए तो हमारे पास भारत का एक समग्र अध्ययन आ गया। इस तरीके से क्रमबद्ध उपागम, जिसमें हम एक तत्व का विभिन्न क्षेत्रों में क्रम से अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा उपागम है हमारा प्रादेशिक उपागम, या जिसको कहते हैं रीजनल अप्रोच, जिसमें हम किसी एक प्रदेश को लेते हैं और उस प्रदेश में विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं। इस उपागम की सबसे पहले खोज की थी रीटर महोदय ने। ये भी जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले प्रादेशिक उपागम की खोज की थी। प्रादेशिक उपागम में हम किसी एक विशिष्ट प्रदेश, किसी एक क्षेत्र को लेते हैं और उसमें अलग अलग तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत को ले लिए या भारत के किसी एक राज्य को ले लिया या पर्वतीय क्षेत्र को ले लिए, तो पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, उसका अध्ययन किए। उस पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहाँ कृषि कैसे की जाती है। तो इस तरीके से किसी भी एक प्रदेश को लेके और जब हम उसमें विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत रखते हैं। ये विधि किसी भी क्षेत्र का एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, यानी उस क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन नहीं, बल्कि जैसे हमने कहा कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र को लेकर और हम वहाँ के सभी तत्वों का अध्ययन कर लेते हैं, या विश्व में केवल भारत को लेके और उसमें सभी तत्वों का अध्ययन किए, तो हम पूरे विश्व का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व के एक क्षेत्र, एक एकाकी क्षेत्र का हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। उसी तरीके से भारत ले रहे हैं तो भारत में हम पर्वतीय क्षेत्र को स्पेशली लेके और वहाँ पे हम सभी तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पूरे भारत का अध्ययन ना करके उसमें किसी एक क्षेत्र का अध्ययन, हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया कि यह विधि किसी क्षेत्र का एकाकी रूप, अकेला रूप प्रस्तुत करता है, न कि समग्र। ये विधि अक्सर करके भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। लेकिन जनरली प्रादेशिक उपागम में हम भौगोलिक इकाई को ही रखते हैं, क्योंकि प्रदेश का मतलब ही होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी विशिष्टता होती है और उसी विशिष्टता के कारण ये आसपास के क्षेत्रों से अलग होता है। अब ये प्रदेश भौगोलिक इकाई हो सकता है या राजनीतिक इकाई, तो जनरली प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत हम लोग भौगोलिक इकाइयों को रखते हैं। ये जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र ले लें या कोई मैदानी क्षेत्र ले लें या पठारी क्षेत्र ले लें या तटीय क्षेत्र ले लें, और इन क्षेत्रों में विभिन्न तत्वों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसी को कहते हैं प्रादेशिक उपागम। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हमने लिया, उसमें वहाँ के जो रिलीफ फीचर हैं, उच्चावच है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ के क्लाइमेट का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ वर्षा कैसी होती है, तापमान कैसा है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। या वहाँ पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उसका अध्ययन करते हैं, या वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वनों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वहाँ के जो कल्चरल तत्व हैं, जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं किसी प्रदेश में, तो वो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ब्रांचेज आए थे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि भूगोल में जो भी नेचुरल साइंस है या जो सोशल साइंसेज हैं, उसमें से उन विषयों से भूगोल में कुछ न कुछ कंटेंट आया हुआ है, जिससे भूगोल की एक एक शाखा का निर्माण हुआ है। तो उसी के आधार पे हम यहाँ भूगोल की कई सारी शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पे भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं पाई जाती हैं। तो जब हम मोटा मोटा बांटते हैं, अगर इसका डिवीज़न करते हैं भूगोल की शाखाओं का, तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पे भूगोल की 3-4 शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और इसके अलावा जैव भूगोल। अब देखते हैं सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम अपने आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जैसे जो तत्व हैं, जो क्षेत्र हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो स्थल मंडल है, स्थल भाग पे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, कौन कौन से रिलीफ फीचर पाए जाते हैं,
तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, भू आकृति विज्ञान, यानी कि भूमि की जो आकृति है, कहीं पर्वत पाए जा रहे हैं, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं तटीय क्षेत्र, और उसकी जब हम विशेषता का अध्ययन करते हैं तब उसको हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान, यानी कि जो भी भू आकृतियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनका विकास किस तरीके से हुआ है, तो इसका अध्ययन करने वाली जो भूगोल की शाखा है उसको हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसके अतिरिक्त क्लाइमेटोलॉजी दूसरी शाखा, जलवायु विज्ञान, जिसमें हम जो भी वायुमंडल है उसकी संरचना के बारे में, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो किस तरीके से घटित होती हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है जल विज्ञान, यानी कि भूमि पे पूरी पृथ्वी पे जो जलीय क्षेत्र है, चाहे वो समुद्र हो या महासागर हो या नदियां हो, झीलें हों, इनमें जो भी पानी पाया जाता है, जो भी जल क्षेत्र है, उनमें तापमान का वितरण, उसमें लवणता का वितरण या जो भी विशेषताएं हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको जल विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा पार्ट है हमारा सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, जिसमें हम मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, मिट्टी की जो विकास कैसे हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रमबद्ध उपागम के में दूसरी शाखा है मानव भूगोल, यानी ऐसी शाखा जो मानव के आसपास केंद्रित है, यानी कि मानव केंद्र में है और उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप या सांस्कृतिक जो वातावरण निर्मित होता है, जब उसका अध्ययन हम करते हैं तो वो सारी शाखाएं मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जो भी सब पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें हम विभिन्न समाज, उसके जो क्रियाकलाप हैं या उनसे जो उनकी जो संस्कृति है उसका जब हम अध्ययन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस पर कौन से भौगोलिक कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, तो उसको हम सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या और अधिवास भूगोल आता है, जिसमें हम जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं, साक्षरता दर है या लिंग अनुपात या व्यावसायिक संरचना, आयु संरचना, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो वो या जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में जो मानव की बस्तियां हैं, जो अधिवास पाए जाते हैं, सेटलमेंट, जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे सेटलमेंट अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ विरल है, कहाँ सघन है, तो उसको हम कहते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। इसके अतिरिक्त तीसरी शाखा मानव भूगोल की है आर्थिक भूगोल, यानी कि इसमें मानव के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप पाए जाते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, या फिर द्वितीय क्रियाकलाप में जिसमें उद्योग आते हैं, तृतीयक जिसमें सेवाएं, परिवहन है, संचार है, इस तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों पे कौन से, उन क्रियाकलापों का वितरण और उस पर कौन से भौगोलिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा होता है क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा चौथा पार्ट है ऐतिहासिक भूगोल, जिसमें हम विभिन्न क्रियाकलापों का विकास कैसे, विभिन्न जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जो क्रियाकलाप हैं या जो सांस्कृतिक जो परिदृश्य विकसित हुए हैं, जो कल्चरल एक लैंडस्केप विकसित हुआ है या फिजिकल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप जो विकसित हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, या फिर जो भी घटनाएं घटती हैं उनका, उनके पीछे का जो क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल, यानी किसी क्षेत्र में जो भी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है। जनसंख्या को अगर लिया जाता है तो कहीं जनसंख्या, कहीं कम जनसंख्या पे ही एक निर्वाचन क्षेत्र और कहीं अधिक जनसंख्या पे निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, तो वहाँ क्यों बनाया जाता है, कौन से भौगोलिक कारक हैं जो किसी क्षेत्र में मतदान को या मतदाताओं को या निर्वाचन को निर्धारित करते हैं। इस तरीके से जो जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। क्रमबद्ध उपागम के ही आधार पे भूगोल की जो
तीसरी मेन शाखा है उसको कहते हैं हम जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, जिसके अंतर्गत पहला है जीव जंतु भूगोल, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन और उन पे पड़ने वाले जो भौगोलिक दशाओं का प्रभाव है उसको पढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं वनस्पति भूगोल, प्लांट ज्योग्राफी, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और उनके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और उन पे कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जो प्रभाव डालती हैं, जिनकी वजह से उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब उसके बारे में हम देखते हैं तो उसको हम वनस्पति भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी शाखा है परिस्थितिकी विज्ञान, जिसमें हम जैव अजैव तत्वों के बीच में जो संबंध है किसी एरिया में उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, भौगोलिक वायुमंडलीय कारक हैं, उनके प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जनसंख्या द्वारा संसाधनों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं, उन समस्याओं को कैसे हम निपटा सकते हैं, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो पर्यावरण भूगोल कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पे जो भूगोल की शाखाएं हैं, यानी अब तक हमने जो भी शाखाएं पढ़ा उसमें एक एक तत्व को लेके हम अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन कर सकते हैं, जो किसी भी क्षेत्र का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। जबकि प्रादेशिक उपागम के आधार पे यानी रीजनल अप्रोच के आधार पे भूगोल की जो शाखाएं हैं उसमें हम किसी प्रदेश को लेके उसका हम डीप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस एरिया में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई एरिया कम विकसित है तो ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिए हम अलग अलग योजनाएं तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं। उस प्लानिंग तैयार करने के बाद उस क्षेत्र को या उस प्रदेश को किस तरीके से विकसित करना है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और ये सब करने के बाद हम उस क्षेत्र का एक संपूर्ण विश्लेषण करते हैं कि वो क्षेत्र में जो योजनाएं लागू हुई थी वो योजनाएं सक्सेसफुल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से प्रादेशिक उपागम के आधार पे हम ये 4 क्षेत्रों को देखते हैं। उसके अलावा 2 पक्ष ऐसे भी हैं जिसका हम अध्ययन न तो क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत करते हैं और न ही प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत करते हैं। ये 2 पक्ष है किसी भी विषय का दर्शन, यानी भूगोल अगर हम पढ़ते हैं, भूगोल अगर हम देखते हैं, समझते हैं तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, उस सब्जेक्ट के पीछे, यानी कि भूगोल को पढ़ने के पीछे, उसको समझने को, उसको जानने के पीछे क्या दर्शन है, क्यों हम भूगोल पढ़ते हैं, तो उसका जो एक इतिहास है, उसका एक जो भौगोलिक चिंतन है कि मेन इस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं भौगोलिक चिंतन। तो एक पक्ष तो ये है जो न तो क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत रखा जाता है और न ही प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है, और दूसरा उस विशेष जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसको पढ़ने या उसमें जो भी चीज़ें हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें कौन सा विधि तंत्र, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो एक अलग पक्ष हो जाता है। जैसे भूगोल में हम मैनुअली हाथ से जो मानचित्र तैयार करते हैं वो, या कंप्यूटर से जो मैपिंग हम करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मैपिंग, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी में आ गया। या भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कई सारी सांख्यिकी तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा, भूगोल में सबसे मेन होता है एरिया, और उस एरिया के बारे में नॉलेज के लिए हम जनरली फील्ड सर्वे करते हैं। किसी भी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे कौन से भौगोलिक कारक हैं, ये जानने के लिए हम जनरली क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, और वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करके और उसका एनालिसिस करके, जो विभिन्न सांख्यिकी तकनीकी हैं उनके आधार पर हम एनालिसिस करके उस क्षेत्र के बारे में एक सही जो परिणाम है उसको हम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चौथा इसका पार्ट है वो है भू सूचना तकनीकी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम विभिन्न जो टेक्निक्स हैं, जैसे GIS है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, या रिमोट सेंसिंग है, या
और भी कई सारी टेक्निक्स है जिसके माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से जो हमको इमेजरी मिलती है। इस तरीके से जो भी रिमोटली एरिया है, जो भी दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं फिज़िकली जाके, वहाँ हम इन टेक्निक्स के माध्यम से हम जो भी एरियल फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं उसके माध्यम से हम जब भूमि से संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं इस तकनीकी के माध्यम से, तो उसी को हम कहते हैं कि भू सूचना तकनीकी। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सारी भूगोल की शाखाएं थीं। अब मेनली भौतिक भूगोल का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है हम उसको देखते हैं। तो जो भी भू आकृतियाँ होती हैं वो मानव के लिए क्रियाएं करने के लिए एक आधार प्रस्तुत करती हैं। जैसे कोई मैदानी क्षेत्र है, वहाँ हम जनरली कृषि कार्य करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य करने के लिए वहाँ का कौन सा भौगोलिक जो कारक है वो प्रभावित कर रहा है, क्यों हम मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसको प्रभावित करती हैं। दूसरा हम देखते हैं कि पठारी क्षेत्र है, वहीं अक्सर करके खनिज पाए जाते हैं। तो कौन से खनिज, किसी भी क्षेत्र में खनिज कहाँ पाए जाएंगे, ये जब तक हमको किसी एरिया का भूगोल नहीं पता होगा तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि किसी एरिया में खनिज कहाँ पाया जाएगा। किसी एरिया में अगर हमको नहीं पता है कि मैदानी क्षेत्र कहाँ है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि वहाँ खेती कहाँ की जाती है या कृषि कार्य में लोगों का परसेंटेज उस एरिया में कहाँ ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए हमको भौतिक भूगोल जानना पड़ेगा। तो भौतिक भूगोल का इसीलिए हमारी लाइफ में ज़्यादा महत्व है। किसी भी एरिया में जो भी क्लाइमेट है वो हमारे फूड हैबिट्स को या हमारे ड्रेसिंग सेंस को या जो हम घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं, वो उसको प्रभावित करता है। जैसे जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्रों में जो आवास बनाए जाते हैं उसका छत ढलुआ छत होता है ताकि पानी छत पे जमा ना हो। इस तरीके से जो भी हमारा क्लाइमेट है, हमारे आसपास का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रेसिंग सेंस को, हमारे फूड हैबिट्स को, हमारे जो रहने का स्थान है, जो घर है, उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए भौतिक भूगोल का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अतिरिक्त जलवायु ही वनस्पतियों के प्रकार को भी प्रभावित करता है। हम किस जंतु का पशुपालन किस जीव का पशुपालन करें, इसको भी जलवायु द्वारा ही हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन में अलग तरीके के जीव जंतुओं को पालते हैं, वहीं टुंड्रा क्षेत्र में अलग अलग तरीके के जीव जंतु जैसे रेंडियर वगैरह पाला जाता है। वहीं हम हिमालयी क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ याक का पशुपालन होता है। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट है वो हमारे पशुपालन को भी निर्धारित करता है, या जो भी कृषि आधारित उद्योग हैं उनको भी जलवायु ही प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक तरह से जो उद्योग हैं या जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो जलवायु के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए भौतिक भूगोल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये प्रभावित करता है हमारे उद्योगों को, हमारी वनस्पतियों के प्रकार को और पशुपालन के टाइप्स को प्रभावित करता है। अगर हम भौतिक भूगोल हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि समुद्र तल में मैग्नीज का निष्कर्षण कहाँ हम करें, या मैग्नीज समुद्र तल में पाया जाता है या तेल क्षेत्र समुद्र तल में जनरली पाया जाता है, समुद्र के नीचे तली में पाया जाता है, ये हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो भौतिक भूगोल का जब नॉलेज होगा तभी हम समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। इसलिए भौतिक भूगोल का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा जब हम भौतिक भूगोल जानेंगे तभी हम अपने पर्यावरण में समायोजित कर सकते हैं, उसके अनुकूल हम विभिन्न टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। और जब जानेंगे ही नहीं तो हम उस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं कर सकते हैं। जो भी संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उसकी वजह से कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी जन्म ले रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, और उसका हल भी हम तभी निकाल सकते हैं, किसी भी एरिया में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी ला सकते हैं जबकि हमको भौतिक पर्यावरण का ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तभी हम जान सकते हैं कि कहाँ पे हमको कौन सी टेक्निक लगानी है जिससे कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है या CFC का उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो और हमारे पर्यावरण को हानि कम पहुँचे और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा मिल सके। इस तरीके से हमारे ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज का ये चैप्टर जो चैप्टर 11 का चैप्टर 1 था ये यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी देते रहें। थैंक यू।